नमस्कार साथियों, रिचपाल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज हम एक नया सब्जेक्ट साइंस शुरू करने जा रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा कि आपने मैथ के अंदर आपने काफ़ी सपोर्टिंग की है, तो उसी प्रकार आप साइंस के अंदर भी मुझे पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है, तो आज हम साइंस के अंदर जो टॉपिक हमारा है वो है फिजिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे लाइट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये टॉपिक जो है वो पर्टिकुलर मैंने बनाया तो रीट लेवल 2 के अकॉर्डिंग है, लेकिन कुछ इसके अंदर चीज़ें जो है वो अदर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश, देखिए प्रकाश क्या होता है। तो मैंने जो ये कंटेंट जो बनाया है ये आरबीएसई और एनसीईआरटी की बुक से तैयार किया है। बिल्कुल 100% शुद्ध कंटेंट है, तो आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे टॉपिक पे। देखिए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश का मतलब है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है वह कहलाता है प्रकाश। यानी जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं, हम प्रकाश की बदौलत ही वस्तुओं को देख पाते हैं। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश आँख के रेटिना पर पहुंचकर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। फलस्वरूप हम वस्तु को देख पाते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है, अगर उस वस्तु के ऊपर प्रकाश गिरता है तो वो गिरने के बाद वापस लौटता है। ठीक है, और लौटने के बाद हमारी आँख जो है उसके अंदर रेटिना होता है। रेटिना के ऊपर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और हमें पता है कि रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है, और जिससे कि हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब देखिए बात करते हैं आगे हम कि कोई वस्तु हमें लाल दिखाई देती है क्योंकि उस पर गिरने वाले प्रकाश के लाल रंग की किरणों को परावर्तित कर देती है। मतलब अगर कोई वस्तु हमें लाल दिख रही है, इसका मतलब ये है कि उस पर जो प्रकाश गिरा है वो प्रकाश केवल वहाँ से लाल रंग की ही किरणें जो है वापस आ रही है, हमारे तक पहुँच रही है। इसी प्रकार देखिए, जब कोई वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह काली दिखाई पड़ती है। मतलब अगर कोई वस्तु है, अगर वो सभी रंगों को अपने अंदर समेट लेती है तो वस्तु कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। ठीक है, अब अगर जब कोई वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है, मतलब सभी रंगों को वो वापस लौटा देती है। रंग आप देखते हैं, एक प्रकाश के अंदर कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो वो सातों रंगों को अगर वापस लौटा दे, ठीक है, तो वस्तु कैसी दिखाई देगी? बिल्कुल वाइट दिखाई देगी, सफ़ेद दिखाई देगी। अब देखिए आगे क्या लिखा है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है जिसे प्राय प्रकाश किरण कहते हैं। जो प्रकाश है हमेशा ही सीधी रेखा पर चलता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है, यानी एक किरण की भांति वो प्रकाश चलता है। इसलिए प्रकाश को प्राय हम प्रकाश किरण कह देते हैं। अब देखिए सूर्य जो है, सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। प्रकृति के अंदर एकमात्र सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है या फिर प्रकाश का स्रोत है वो सूर्य है। और सूर्य जो है पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु को यानी कि वो प्रकाशित करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे पारदर्शी वस्तु और अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती है। पारदर्शी का मतलब क्या होता है? प्रकाश जिन वस्तुओं के पार गुजर सकता है उन्हें क्या कहते हैं? हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कांच की। कांच जो होता है, अगर कांच है, अगर कांच में प्रकाश गिरता है तो कांच से प्रकाश जो है बिल्कुल पार हो जाता है। तो कांच एक क्या हुआ? पारदर्शी वस्तु हुई। मतलब जिस वस्तु से प्रकाश गुजर जाता है वो पारदर्शी कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? यानी जिन वस्तुओं में से प्रकाश गुजरता हुआ उसके दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाता। यानी अगर कोई वस्तु ये है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो यहाँ से ये प्रकाश जो है आगे नहीं निकल पाता, यानी इस वस्तु से प्रकाश गुजर नहीं सकता, यानी ये अपारदर्शी वस्तु है। और इसी वस्तु के कारण ही इसकी दूसरी साइड इसकी क्या बनती है? परछाई बनती है। वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए। एग्जाम्पल इसके बहुत हो सकते हैं। ठीक है, जैसे रबड़ है, पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है, दीवार है, यानी कुछ भी आप कह सकते हैं जिनसे कि प्रकाश निकल नहीं सकता। ठीक है, आगे बात करते हैं हम पारभासी। पारभासी क्या होता है? यानी कि कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं। ऐसी वस्तुएं पारभासी कहलाती है, जैसे प्लास्टिक, स्केल इत्यादि। यानी कुछ वस्तुएं होती है जिनसे मतलब प्रकाश
आंशिक प्रकाश कह सकते हैं गुजरता है, यानी कि वस्तुएं दूसरी तरफ धुंधली धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, यानी प्रकाश कंप्लीट 100% जो प्रकाश है वो पार नहीं होता, यानी इस तरफ कुछ न कुछ चीज़ें दिखाई जरूर देती है, लेकिन धुंधली दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब बात करते हैं हम प्रकाश के स्रोत की। देखिए, प्रकाश के स्रोत जो हैं वो दो प्रकार के होती हैं। प्रकाश के स्रोत का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, यानी उत्पन्न करने वाला, यानी जहाँ से प्रकाश पैदा होता है। तो देखिए, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत होता है, एक कृत्रिम स्रोत होता है। प्राकृतिक स्रोत का मतलब क्या होता है, वे स्रोत जो प्राकृतिक रूप से प्रकाश उपलब्ध करवाते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, तड़ित बिजली इत्यादि, यानी कि जो प्रकृति के अंदर मौजूद हैं और जो प्राकृतिक रूप से हमें प्रकाश मिलता है, ठीक है, वे प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य है, ये प्रकृति के अंदर है, यानी ये उपलब्ध करवा रहा प्रकाश। चंद्रमा है, ये भी प्रकाश हमें देता है, हालांकि इसका खुद का प्रकाश नहीं है, हम केवल प्राकृतिक स्रोत की बात कर रहे हैं। यानी प्रकाश कहाँ से आ रहा है, चंद्रमा से आ रहा है, तारों से प्रकाश आ रहा है, तड़ित बिजली जो है, बिजली चमकती है जो बरसात के दिनों के अंदर, वो है। तो यानी ये सारे क्या हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं। अब बात करते हैं हम कृत्रिम स्रोतों की। कृत्रिम स्रोत देखिए क्या होते हैं, वे स्रोत जो मानव निर्मित हैं, यानी जिनको मानव ने बनाया। ठीक है, हालांकि वो प्रकाश पैदा कर रहे हैं, लेकिन बनाया किसने, मानव ने बनाया। जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, टॉर्च है, मोमबत्ती है, CFL है, LED बल्ब है इत्यादि, यानी कि ऐसे स्रोत जो मानव द्वारा बनाए गए हैं वे कहलाते हैं कृत्रिम स्रोत। अब हम बात करते हैं आगे दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड। देखो, दीप्त पिंड का मतलब क्या होता है, यानी जो पिंड चमकते हैं, ठीक है, सीधा सा है, यानी जो वस्तुएं सूर्य की तरह समय प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो जिनसे प्रकाश पैदा हो रहा है वो दीप्त पिंड है, सीधा टॉर्च है, विद्युत बल्ब है, इनका प्रकाश जो है। ठीक है, और अदीप्त पिंड क्या होते हैं, जो प्रकाश का समय उत्सर्जन नहीं करती, परंतु उन पर प्रकाश गिरने से प्रकाश को चारों ओर बिखेर या परावर्तित कर देती है। यानी कि कोई वस्तु है, उस पर प्रकाश, उसका खुद का प्रकाश नहीं है, बल्कि उन पे प्रकाश गिर रहा है, गिरने के बाद वापस आ रहा है, यानी प्रकाश जो है वो बिखर रहा है चारों तरफ। ठीक है, किसी न किसी दिशा में जा रहा है। तो जैसे चांद है, तो चांद पे जो प्रकाश है वो सूर्य का है, यानी सूर्य का प्रकाश जो चांद पे गिरता है और वापस हम तक पहुंचता है। पृथ्वी है, यानी पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर भी प्रकाश गिरता है, जिससे कि पूरी पृथ्वी जो है चमकदार यानी कि प्रकाशित होती है। मेज है, यानी कोई भी वस्तु हम कह सकते हैं, कोई भी वस्तु है जिस पर प्रकाश गिरता है और वहाँ से अपवर्तन के बाद प्रकाश वो उस मतलब चारों तरफ क्या बिखर जाता है, तो वो कहलाता है क्या, अदीप्त पिंड। ठीक है, अब बात करते हैं हम छाया का बनना। देखिए, छाया किस प्रकार से बनती है, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जो अपारदर्शी है, यानी जिनसे प्रकाश गुजर नहीं सकता, यानी इस तरफ प्रकाश आ रहा है, प्रकाश की किरणें आ रही है, तो इस साइड में क्या है कि इसकी परछाई यहाँ बनेगी, इस साइड में इसकी यहाँ परछाई बन जाएगी, तो ये कहलाएगी छाया इसकी, किसकी, इस वस्तु की। ठीक है ना, क्योंकि प्रकाश दूसरी तरफ निकलता नहीं है। अब बात करते हैं हम आगे कि प्रकाश का ही पार्ट है, देखिए, परछाया और उपछाया। यानी कि अगर बात करें हम, परछाया क्या होती है और उपछाया क्या होती है, पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर हम बता देता हूं मैं आपको। परछाया का मतलब होता है छाया के अंदर वाला भाग, जहां प्रकाश बिल्कुल नहीं होता है, परछाया कहलाती है। जैसे अगर मैं एक वस्तु लेता हूं, ये इस वस्तु पर अगर कोई प्रकाश गिर रहा है, तो इस साइड में इस वस्तु की क्या बनेगी, परछाई, परछाई बन जाएगी। अब ये परछाई जो है, ये जो परछाई है वो इस प्रकार से बनेगी, इस टाइप से। ठीक है, अब देखिए, परछाया जो होती है, ये अंदर वाला जो भाग, अंदर वाला जो वर्ग कह सकते हैं, अंदर वाला जो भाग है, ये कहलाता है परछाया। यानी यहाँ बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल प्रकाश नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पर। और इसके चारों तरफ वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, यानी छाया का बाहरी भाग, जहाँ कुछ कम अंधकार होता है, जहाँ कुछ कम अंधकार होता है, उपछाया कहलाती है। मतलब अंदर वाला तो कहलाएगा परछाया, ठीक है, ये कहलाएगा परछाया। और जो ये बाहर वाला, ये बाहर वाली जो बाउंड्री है, यहाँ पर कुछ हल्का जो है प्रकाश है, यानी कुछ कम अंधकार है, यहाँ प्रकाश कम है या फिर या अंधकार कम है, तो ये कहलाता है बाहर वाला जो पार्ट है, यानी जहाँ हल्का हल्का, यानी कि परछाई से कह सकते हैं हम, वो कहलाती है उपछाया। ठीक है, तो ये था
प्रछाया और उपछाया, ये जो है ये छाया उपछाया जो है आगे हम जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम छाया का आकार जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए छाया का जो आकार होता है यानी छाया का साइज है वो दो बात पर निर्भर करता है, एक तो प्रकाश स्रोत की दूरी और दूसरा प्रकाश किरणों का वस्तु के साथ कोण। ठीक है, यानी कि प्रकाश स्रोत की दूरी का मतलब है कि यदि प्रकाश स्रोत निकट है, ठीक है, यानी वस्तु के क्या है निकट है, तो छाया बड़ी बनेगी। यदि प्रकाश स्रोत दूर है तो छाया छोटी बनेगी। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये कोई एक वस्तु है, यानी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति है, यहाँ से ये प्रकाश स्रोत है तो यहाँ से किरणें आ रही है, अब इसकी छाया इस तरह बनेगी, यहाँ छाया बनेगी। लेकिन अगर ये दूरी जो है ये वाली, ये दूरी r है, अगर ये दूरी ज़्यादा है तो छाया का जो साइज है वो क्या है छोटा बनेगा। अगर दूरी कम है तो क्या है इस जो छाया का साइज है यानी परछाई जो है वो लंबी बनेगी। भी सीधी सा मतलब यही है कि यदि प्रकाश स्रोत निकट है तो छाया बड़ी बनेगी, यानी ये दूरी अगर नज़दीक है तो छाया बड़ी बनेगी। अगर दूरी जो है अगर दूर है यानी उस स्रोत से व्यक्ति की दूरी या वस्तु की दूरी ज़्यादा है तो छाया क्या बनेगी छोटी बनेगी। अब बात करते हैं आगे, ये तो समझ में आपको आया होगा। अब देखिए 2 नंबर जो है प्रकाश किरणों का वस्तु के साथ कोण, ये किस प्रकार से यानी संबंध इसका होता है। तो यदि प्रकाश किरणों का वस्तु के साथ कोण छोटा है तो छाया बड़ी बनती है, यदि प्रकाश की किरणों का वस्तु के साथ कोण बड़ा है तो छाया छोटी बनती है। मतलब कोण का छाया के साथ व्युत्क्रम संबंध है, इसी प्रकार दूरी का छाया के साथ व्युत्क्रम संबंध है। आपको ये याद रखना है बस सीधा सा। लेकिन देखिए ये कोण वाली कहानी कैसी है, अगर ये वस्तु है कोई यानी व्यक्ति है, यहाँ प्रकाश का स्रोत है, अब यहाँ से इसकी किरणें आ रही है, तो अब इसके साथ यहाँ देखो कोण बनेगा, यहाँ कोण बनेगा, यहाँ थीटा वस्तु के साथ कोण बन रहा है। अगर ये कोण बड़ा होगा तो छाया छोटी बनेगी। यानी अगर ये कोण मान लेते हैं, अब कोण ये एक स्थिति ये है और एक स्थिति जो है, एक स्थिति मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पर एक स्थिति मैं बना देता हूँ, यहाँ वापस भी एक ये छोटा कोण है, यहाँ पर ये कोण छोटा यहाँ पर, और दूसरी कंडीशन में मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ से कोण आ रहा है तो ये कोण बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 2 स्थितियाँ हैं। आप देख सकते हैं कि जब यदि कोण छोटा है इसका, यानी कि ये मान लेते हैं भी जब सूर्य जो उदय हो रहा है उस कंडीशन में सूर्य उदय हो रहा है तो सूर्य किरणें जो पड़ेगी तो यानी कि छाया हमेशा सुबह से ज़्यादा बड़ी होती है, व्यक्ति की छाया बड़ी होती है, मतलब हमारी छाया बड़ी होगी। यदि सूर्य दोपहर तक ऊपर सिर पे आ गया तो उस कंडीशन में छाया क्या होगी, बिल्कुल छोटी बनेगी। बस ये याद रखो आप सीधा ही। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम आगे सूर्य ग्रहण की। देखिए सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य ग्रहण क्यों होता है और कब होता है। देखिए सूर्य ग्रहण पर हम पहले पढ़ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, यानी कब होता है, आपको पता है कि जब सूर्य और पृथ्वी जोन के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी व सूर्य के मध्य आता है तो चंद्रमा की छाया जो है पृथ्वी पर पड़ने लगती है और सूर्य हमें दिखाई नहीं देता है। यानी कि एक सीधा इसका डायग्राम मैंने लिया, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि बीच में क्या आ रहा है, चंद्रमा आ रहा है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है। अब चंद्रमा की परछाई जो है वो पृथ्वी पर पड़ेगी, ठीक है, और किरणें किसकी, सूर्य की। तो अब पृथ्वी पर यदि हम खड़े हैं और चंद्रमा की यानी परछाई पड़ रही है, मतलब हमें सूर्य दिखाई नहीं देगा, यानी चंद्रमा के क्या है साइड में आ जाएगा, चंद्रमा के बैक साइड में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि तीनों एक सीध में है ये। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ देखिए कि कंडीशन क्या है, कि कंडीशन ये है कि पृथ्वी का यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है कि अगर जब चंद्रमा जो होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये चंद्रमा है, अब देखो ये चंद्रमा जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है। अब ये चक्कर लगा रहा है तो जब ऐसी कंडीशन आएगी कि जब ये बीच में यहाँ पर आ जाएगा चंद्रमा, तो उस कंडीशन में क्या होगी कि इसकी जो परछाई है, मतलब सूर्य किरणें जो है चंद्रमा पर गिरेगी और इसकी चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर हमें मतलब पड़ेगी, तो जिससे कि सूर्य जो हमें दिखाई नहीं देगा। इसका सीधा कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, अगर बात करें हम चंद्रमा का बाहरी कुछ भाग, देखो चंद्रमा का कुछ भाग चंद्रमा की परछाया
तथा कुछ भाग उपछाया में होता है। कैसे आप देख सकते हैं, हम बात कर लेते हैं कि जैसे देखिए, आप देखिए ये जो पार्ट है, देखिए जो बीच वाला, ये देखो ये तो चंद्रमा हो गया। अब ये बीच वाला जो ब्लैक है, ये वाला ब्लैक पूरा ब्लैक है, तो ये तो क्या है यहाँ पर पूर्ण बोलेंगे सूर्य ग्रहण है। यानी इस जगह पर पृथ्वी की इस जगह पर क्या है कि चंद्रमा जो सूर्य है बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। तो ये परछाया भाग है, ये जो भाग है ये परछाया है। और जो बाहर वाला भाग है जहाँ यानी प्रकाश कम है या अंधकार कम है, तो उस कंडीशन में जो सूर्य ग्रहण है वहाँ पर अंश यानी कि खंड से, यानी कि जैसे ये सूर्य है तो यानी कि आधा हो गया सूर्य ग्रहण, या फिर इस प्रकार से यानी कुछ भाग यानी कि दिखेगा सूर्य का में, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं खंड से सूर्य ग्रहण। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण है वो होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण होता कब है। हमेशा अमावस के दिन होता है सूर्य ग्रहण, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आपको समझ में आया होगा ये जो सूर्य ग्रहण का कॉन्सेप्ट है। आज बात करते हैं हम आगे चंद्र ग्रहण। देखिए चंद्र ग्रहण क्या होता है। चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य जब एक सीध में होती है, यानी वैसी कंडीशन ही है, लेकिन तीनों एक लाइन पर होंगे, तीनों ही एक लाइन पर होंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। लेकिन ये सूर्य हो गया। अब इस बार पृथ्वी बीच में आ जाएगी। भी सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आया था, और चंद्र ग्रहण में क्या होगा, यहाँ पृथ्वी बीच में आएगी और चंद्रमा इधर आ जाएगा। अब देखिए क्या कंडीशन होती है, पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। मतलब पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पर गिरेगी, तो जिससे क्या क्या है, चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देगा, यानी कह सकते हैं कि उस पर ग्रहण लग जाएगा। जब चंद्रमा पृथ्वी की बाहरी किनारे या उपछाया से गुजरता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसी कंडीशन में ग्रहण लगता है। अर्थात चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में छिपेगा नहीं, ठीक है ना। और चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। आप चित्र देखिए इसका कि ये देखिए, ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी बीच में आ गई और चंद्रमा इधर आ गया। यानी अब चंद्रमा पहले चक्कर लगा रहा था, अब चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है ना, तो अब क्या है कि इस साइड पर यहाँ पर आ जाएगा, इस बाहर वाली साइड में, और बीच में पृथ्वी आ गई इस बार। अब क्या है कि चंद्रमा पर पृथ्वी यानी सूर्य किरणें पड़ रही है, तो इस पृथ्वी की परछाई जो है चंद्रमा पर गिरेगी। अब देखिए, लेकिन चंद्रमा जो पृथ्वी की है, इसकी जो ये कह सकते हैं तो कितना पार्ट है ये इसका, ये जो परछाया वाला भाग काफ़ी है, तो और उपछाया वाला भाग ये बाहर वाला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मतलब ये क्या है कि चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है। और चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ जो है आज मैंने पढ़ाया समझाया, ये आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज हमारी ये पहली क्लास थी, धीरे धीरे हम और भी आगे लेते रहेंगे क्लास, और अच्छी अच्छी कंटेंट जो है आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। धन्यवाद।